ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा मैनेजमेंट कंपनीज़ को डायरेक्ट और कंट्रोल करती हैं शेयर होल्डर और अदर स्टेक होल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए, और ये तभी संभव है जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो और बेटर और टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो। लेकिन कंपनी के गवर्नेंस की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, ना कि मैनेजमेंट की। इंटरनेशनली काफ़ी सारे रिपोर्ट्स और कोड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर पब्लिश किए गए हैं। हाल ही में सेबी ने एक सर्कुलर निकालकर इक्विटी लिस्टिंग अग्रीमेंट में कुछ अमेंडमेंट किए हैं ताकि लिस्टिंग अग्रीमेंट्स और कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न्स को अलाइन किया जा सके, ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट कर सकें। इन सर्कुलर्स के अलावा सेबी को LODR रेगुलेशंस भी इशू करने पड़े, क्योंकि लिस्टिंग अग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज और लिस्टेड एंटिटी के बीच में सिर्फ एक स्टैट्यूटरी मैंडेटेड कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कोई बैकिंग नहीं है लॉ की। तो इस लॉ की बैकिंग को लाने के लिए, अथॉरिटी ऑफ लॉ को लाने के लिए LODR इशू किए गए सेबी द्वारा। अब LODR रेगुलेशंस में सेबी ने क्या किया है कि जितने भी कैपिटल मार्केट्स के डिफरेंट सेगमेंट्स थे, उन सेगमेंट्स के जो लिस्टिंग एग्रीमेंट थे उनके सारे प्रोविज़न्स को कंसोलिडेट और स्ट्रीमलाइन कर दिया है। LODR रेगुलेशंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट सब्सटेंटिव प्रोविज़न्स का है, दूसरा पार्ट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स का है। जो सब्सटेंटिव प्रोविज़न्स वाला पार्ट है वो मेन बॉडी में आता है, जबकि जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट वाला पार्ट है वो फॉर्मर शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन LODR रेगुलेशंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को भी कैप्चर किया गया है। LODR रेगुलेशंस सिर्फ पोस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट के साथ डील करता है, प्री लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ नहीं। मतलब कि जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट हैं, लिस्टिंग होने के बाद पोस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट जो होती हैं, सिर्फ उनके साथ डील करता है। लिस्टिंग होने के पहले की रिक्वायरमेंट है उनके साथ डील नहीं करता है। यानी कोई भी कंपनी जब वो लिस्ट हो जाएगी उसके बाद ही LODR रेगुलेशंस को फॉलो करने मैंडेटरी होंगे। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो वो उनको ये सारे रिक्वायरमेंट और प्रोविजंस को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होगा। इश्यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके लिए हमने कहानी बना रखी है। सेक्सुअल हरासमेंट विद एन एम्प्लॉई ऑफ सब्सिडरी कंपनी मैनेजमेंट। Vigil mechanism gave information to board of directors, but BOD didn't follow the disclosure principles. Later, ACM appointed someone from NRC to limited review the scenario. During risk management procedure, it was found that management had discussion and analysis in the name of obligation. Directors and senior management issue a deviation statement to SC in order to misinform the shareholders. It was also told that RP was asking for security transfer on his name and a compliance certificate by CEO, CFO, auditor, PCS. Applicability of LODR. LODR applicable हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में, डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में और आई डॉक्टर MF सिद्दीकी के केस में। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, कौन कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ लाइक प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स, परपेचुअल सिक्योरिटीज़ लाइक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल डेट। अब आई डॉक्टर MF सिद्दीकी यानी IDR, MF और SDI, और ये उन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ पे भी ये लागू होता है जो कि लिस्टेड हैं मेन बोर्ड में, SME एक्सचेंज में और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर। ऑडिट कमेटी अंडर LODR रेगुलेशंस। ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 मेंबर होंगे और जिसमें से कि 2/3 यानी कि कम से कम 2 मेंबर ID होंगे। ऑडिट कमेटी के सभी मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, मतलब कि उनके पास बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड और रीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और कम से कम एक मेंबर के पास रिलेटेड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़, अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ का मतलब ये हुआ कि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फिनेंस में, अकाउंटिंग में, या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होना चाहिए अकाउंटिंग में उसके पास। और ये फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ CEO, CFO और जो दूसरे सीनियर ऑफिसर हैं
जिनकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल ओवरसाइट की, उनके पास उनकी भी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। यानी कि किसकी होनी चाहिए, कम से कम एक मेंबर की होनी चाहिए। फिर CEO, CFO और अदर सीनियर ऑफिसर विद फाइनेंशियल ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही हो सकता है, जो कि AGM में प्रेजेंट होगा शेयर होल्डर की क्वेरी को आंसर करने के लिए। ऑडिट कमेटी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ऑडिट कमेटी की मीटिंग में फिनेंस डायरेक्टर, इंटरनल ऑडिटर का हेड, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिप्रेजेंटेटिव और एनी अदर सच डायरेक्टर्स को इनवाइट कर सकती है ऑडिट कमेटी की मीटिंग में। लेकिन ऑडिट कमेटी को ये पावर दी गई है कि वो लिस्टेड एंटिटी के बिना किसी एग्जीक्यूटिव के भी वो मीटिंग कर सकते हैं। जो ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी है वो CS होगा। तो अभी हमने ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन की बात करी, ऑडिट कमेटी के क्वालिफ़िकेशन, मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन की बात करी, ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन की बात करी, ऑडिट कमेटी के मीटिंग की बात करी और ऑडिट कमेटी के सेक्रेटरी की बात करी। ऑडिट कमेटी की मीटिंग में ज़्यादा डिटेल में हम देखते हैं कि एक साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए। 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोरम में 2 या 1/3 विचएवर इज़ हायर को माना जाएगा। लेकिन हर मीटिंग में कम से कम 2 ID प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें से एक ID तो उसका चेयरपर्सन ही हो जाएगा और दूसरा ID एक मेंबर हो जाएगा। पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। एक एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करते हुए ऑडिट कमेटी ने एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन मांगी, बट ऑडिट कमेटी को ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। तो ऑडिट कमेटी ने आउटसाइड लीगल एडवाइस ऑब्टेन करने के लिए रिलेवेंट आउटसाइडर एक्सपर्ट को अटेंड होने के लिए कहा। तो हमने इसमें 4 बातें देखी: टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी, टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, टू ऑब्टेन आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस, टू सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज़। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड यूज़ ऑफ फंड्स को मॉनिटर करने के लिए किया गया। फ्रॉडस्टर के साथ कॉल्यूजन की किसी भी पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और उसकी ऑडिट प्रोसीजर्स की पूरी मॉनिटरिंग की गई। सबसे पहले ऑडिटर ने IFC और RMS को इवेल्यूएट किया, फिर इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की स्क्रूटिनी करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी। ऑडिट कमेटी ने उसकी ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन किया, जिसमें लिखा हुआ था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल नहीं ली जा रही है कंपनी में। ऑडिट कमेटी उसके इस कमेंट से बहुत ही खुश हुआ और उसको अंडरटेकिंग और उसके असेट्स की वैल्यूएशन का काम भी दे दिया। मैंडेटरी रिव्यू एरियाज़ ऑफ ऑडिट कमेटी, जिसकी स्टोरी है कि स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन से मैनेजमेंट को पता चला कि रिलेटेड पार्टीज़ इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने डिस्कशन और एनालिसिस करके इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया और उसको बोला कि आपको स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बनानी है। तो यानी इसमें 5 चीज़ें हैं: मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो कि सबमिट किए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा, फिर मैनेजमेंट लेटर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, इंटरनल रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय ऑडिट कमेटी, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। 2 तरीके की होती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट तो एक एनुअल स्टेटमेंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन जो होती हैं उसके अंदर मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट भी इंक्लूड होती है, और एनुअल स्टेटमेंट में हम जो फंड्स होते हैं उसकी यूटिलाइजेशन को देखते हैं कि वो जिस पर्पज़ के लिए बताया गया उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है कि नहीं किया है। रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमेटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसकी स्टोरी है: कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली एंड ओपनली फॉर एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग ऑडिट कमेटी एंड मैनेजमेंट एंड डिवोट सब्सटेंशियल टाइम इन इट। कंपनी के ऑडिटर्स को राइट टू बी हर्ड है मीटिंग में ऑडिट कमेटी की, बट नॉट राइट टू वोट। हाँ, तो जो ऑडिटर है फिर वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के इश्यूज़ को लेकर के कम्युनिकेट करेगा फ्रीक्वेंटली और ओपनली, असिस्ट और एडवाइस करेगा ऑडिट कमेटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, असिस्ट करेगा मैनेजमेंट और ऑडिट कमेटी को और उसमें सब्सटेंशियल प्रोफेशनल टाइम को डिवोट करेगा।
ऑडिटर का रोल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ड्राइव करना नहीं है, बल्कि ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरिफिकेशन रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, इसका है कि एनुअल डिस्क्लोजर सबमिटेड बाय डायरेक्टर्स एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन देयर कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू रेम्यूनरेशन ओनली। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो एनुअल डिस्क्लोजर सबमिट किया है वो एनुअल डिस्क्लोजर सिर्फ चेंज इन कंपोजिशन से जो इफ़ेक्ट हुआ है उसको एग्जामिन करता है, और विद रिस्पेक्ट टू किसके, रेम्यूनरेशन ओनली। अब हम मेन बॉडी पर आ जाते हैं। बीओडी कॉम्पोजिशन में हमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, बीओडी में कम से कम आधे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, और कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। बट लिस्टिंग एंटिटी के केस में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये 1/3 से होकर ये भी 1/2 हो जाएंगे। और जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट भी और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन रिसीव करने के अलावा कोई अदर मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर डायरेक्टर्स के साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप मेंटेन करता है, इसलिए उसका पेमेंट क्राइटेरिया बवाल है। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि उसका पेमेंट क्राइटेरिया बवाल है, ना कि रेम्यूनरेशन पैकेज। उसके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में रेम्यूनरेशन पैकेज जो कि नॉर्मल है, उसके साथ साथ स्टॉक ऑप्शन के कंपोनेंट्स की डिटेल भी है। और ऑडिटर विल ascertain इट फ्रॉम 3 रिसोर्सेज, MBA, मिनट्स, एसोसिएशंस और बोर्ड रिपोर्ट। डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन को लेकर कंपनीज एक्ट 2013 में 2 डिस्क्लोजर्स हैं। पहला कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जितने भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप हैं और जो या ट्रांजैक्शंस है उसको एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज़ करेंगे। दूसरी डिस्क्लोज़र होगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पेमेंट क्राइटेरिया को लेकर के, वो कहाँ पे होगी, वेबसाइट और एनुअल रिपोर्ट में होगी। कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स के अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेक्शन में भी कुछ डिस्क्लोजर्स करनी है, जैसे कि रेम्यूनरेशन पैकेज के एलिमेंट्स, डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कितना फिक्स कंपोनेंट है और कितना परफॉर्मेंस के बेस पे उसको मिल रहा है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस पीरियड, स्टॉक ऑप्शन डिटेल्स। अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये बीओडी द्वारा फिक्स किया जाता है और एजीएम में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है सब फिक्स करने से पहले। बट जो सिटिंग फीस है उसके ऊपर ये अप्रूवल नहीं चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो सिटिंग फीस देते हैं उसमें ये अप्रूवल नहीं चाहिए शेयर होल्डर्स की। आईडी को कोई भी स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और ऑडिटर इसके रेम्यूनरेशन की बातें कहाँ से पता कर सकता है, MBA से अगेन, मिनट्स, बोर्ड रिपोर्ट और आर्टिकल्स। ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, बीओडी मीटिंग में कंप्लायंस रिपोर्ट का पीरियडिकली रिव्यू करते हुए हमें ये पता चलता है पीरियडिक कंप्लायंस रिपोर्ट से कि आईडी काफ़ी सारे एक्ट्स के लिए लायबल है और मेंबर्स उसको किसी नए आईडी के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। लास्ट में चेयरमैन ने उन सबको आईडी का लिस्टेड एंटिटी में उसकी शेयर होल्डिंग का डिस्क्लोज़ किया और बोला कि आप ये जो सोच रहे हैं यह संभव है। मेन बॉडी कहती है कि बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट 4 times in a year, मैक्सिमम गैप ऑफ मीटिंग ऑफ 2 meetings, नॉट मोर देन 120 days। और जितने भी पब्लिक कंपनीज़ हैं उनमें डायरेक्टर 10 से ज़्यादा कमेटी में मेंबर नहीं होने चाहिए और 5 से ज़्यादा कमेटी में चेयरपर्सन नहीं होने चाहिए। बीओडी पीरियडिकली कंप्लायंस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि अपॉइंट हो चुके हैं या होने वाले हैं वो सभी के सभी अपनी एंटिटी में शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज़ करेंगे। आईडी काफ़ी सारे एक्ट्स के लिए लायबल है जिनमें उसने अपनी नॉलेज, वो काफ़ी सारे एक्ट्स के लिए लायबल हैं जो कि उसकी नॉलेज के सामने ही हुआ हो और उसने जेंटली एक्ट नहीं किया हो। अगर आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिज़ाइन कर देता है या उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिमूव कर देते हैं तो उसे नए आईडी के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी उसकी जो वैकेंसी है उसे भर दी जाएगी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और उसकी वैकेंसी से के 3 महीने के भीतर इसमें से जो भी लेट हो गया, नहीं नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम वैकेंसी विच एवर इज़ लेटर। कोड ऑफ कंडक्ट,
Declaration in audit report by CEO that COC have been formed for BOD and all the senior managements. Plus it states the duties of independent director as per Companies Act. और सेम COC posted on the website. Annually basis पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट अफर्म करेंगे कि इसे कंप्लाई किया जा रहा है. विजिल मैकेनिज्म, ये सभी के सभी लिस्टेड एंटिटी द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं डायरेक्टर और एम्प्लॉइज़ के लिए ताकि वो जेन्युइन कंसर्न्स को रिपोर्ट कर सकें. इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म डिस्क्लोज्ड बाय कंपनी इन कंपनीज वेबसाइट एंड इन बोर्ड रिपोर्ट्स. यानी TDS. टी से टारगेट कौन है, डायरेक्टर और एम्प्लॉई. डी से डिस्क्लोजर वेबसाइट और रिपोर्ट में. एस से सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन. अब इसमें हमने पहले बात की थी कि डायरेक्टर और एम्प्लॉई जो है वो जेन्युइन कंसर्न्स को रिपोर्ट कर सके. जेन्युइन कंसर्न्स जैसे कि अनएथिकल बिहेवियर, एक्चुअल और सस्पेक्टेड फ्रॉड, वायलेशन ऑफ COC और एथिक्स पॉलिसी यानी FUC. एंड प्लस विजिल मैकेनिज्म प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी इन एक्सेप्शनल केसेस ओनली. स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशंस, यानी इस स्टेटमेंट में दो बातें हैं, डेविएशन भी है, वेरिएशन भी है. तो सबसे पहले जो लिस्टेड एंटिटी है वो स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टेटमेंट हर क्वार्टरली बेसिस पर सबमिट करेगी जो कि इंडिकेट करेगा डेविएशंस को और कैटेगरी वाइज वेरिएशंस को. और ऑडिट कमेटी मैंडेटरली रिव्यू करेगी इन क्वार्टरली स्टेटमेंट को और एनुअल स्टेटमेंट्स को. ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़. BOD ट्रांसफ़र सिक्योरिटी ट्रांसफ़र से रिलेटेड पावर्स को डेलीगेट कर देगा कमेटी को, कंप्लायंस ऑफिसर को, रजिस्ट्रार को या फिर शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स को. इसका हमने बनाया कमेटी ऑफ कार्स, कमेटी ऑफ CAR कार. C से कंप्लायंस ऑफिसर, A से शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स, R से रजिस्ट्रार टू इशू. तो वो BOD इन सबको अथॉरिटी डेलीगेट करने के बाद एटलीस्ट वंस इन अ फोर्टनाइट चेक करेगा और ये सारी जो डेलीगेटेड अथॉरिटी हैं वो रिपोर्ट करेंगे BOD को ईच मीटिंग पे. यानी सबसे पहले तो BOD एटलीस्ट 1 फोर्टनाइट में सबको रिव्यू करेगा, चेक करेगा ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर ये लोग खुद भी हर बोर्ड मीटिंग में रिपोर्ट करेंगे. कंटेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. Due to entry of GO, significant changes is being noted in the risk and concerns that have been arising from the industry structure in the past. Segment and product-wise performance are bad, due to which outlook is very bad. But this is the time to do something material developments in ICR, S and HR to convert threat into opportunity. तो इसके पॉइंट्स हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, आउटलुक, रिस्क एंड कंसर्न्स, ICS एंड देयर एडिक्वेसी, डिस्कशन ऑन फिनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ओनली, मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स. किसी भी नए डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के केस में शेयर होल्डर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. स्टोरी है शेयर होल्डिंग रिज्यूमे इज़ रेड. शेयर होल्डिंग से शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, रेज्यूमे से ब्रीफ रेज्यूमे ऑफ डायरेक्टर्स, रेड. R से रिलेशनशिप, डायरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स. E से नेचर ऑफ एक्सपर्टीज़ और D से डायरेक्टरशिप्स, नेम ऑफ लिस्टेड एंटिटी इन विच पर्सन होल्ड्स डायरेक्टरशिप एंड मेंबरशिप ऑफ कमिटीज़. हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि किसी भी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप मेंबरशिप 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती और डायरेक्टर चेयरमैन जो होगा वो 5 से ज़्यादा कमेटी में नहीं होगा. अब हम डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी एक्सेट्रा. सबसे पहले हम रोल ऑफ NRC देख लेते हैं. सिलेक्शन का क्राइटेरिया फॉर्मुलेट करो, पर्सन को आइडेंटिफाई करो जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो और उसे रिकमेंड करो.
फिर उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए क्राइटेरिया फॉर्म करो और डिसाइड करो कि उनकी टर्म एक्सटेंड करनी है कि नहीं। यानी 2 बारी क्राइटेरिया फॉर्म करता है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया फॉर्म करता है और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का क्राइटेरिया फॉर्म करता है। डिस्क्लोजर्स, 2 तरीके के डिस्क्लोज़र हैं LODR रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। एक तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र, एक डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अभी हमने थोड़ी देर स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन में पढ़ा था कि लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को हर क्वार्टर में एक स्टेटमेंट सबमिट करती है। उसी तरीके से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र में भी है, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सबमिट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को विदिन 15 डेज़ फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर, जिसमें कि सारी मटेरियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी के साथ जो हुई हैं वो डिस्क्लोज़ होंगी और उसके ऊपर जो हमने जो रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें साइन होगा कंप्लायंस ऑफिसर या CEO का। और इसमें जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसको कंपनी कैसे डील करती है, कंपनी की क्या पॉलिसी है, वो रिपोर्ट में भी बताएंगे और वेबसाइट पे भी कंपनी के बताएंगे। दूसरी डिस्क्लोज़र है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर के। अगर ट्रीटमेंट डिफरेंट है अदर देन एज पर प्रेस्क्राइब्ड इन एस, तब हम इस बात को डिस्क्लोज़ करेंगे और मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने डिफरेंट क्यों ट्रीट किया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट में हम 4 बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्जर्वेशंस ऑडिटर का ओपिनियन और EMP के बारे में। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ICFR यानी इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एस्टेब्लिश और मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने इसकी इफ़ेक्टिवनेस को इवेल्युएट भी किया है और जो भी डेफिशिएंसी मिली और जो भी फर्दर स्टेप्स लिए गए हैं उसे भी ऑडिटर और ऑडिट कमेटी को बता दिया गया है। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन, एंटिटी किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हुआ है जो कि COC के वायलेशन में हो या फिर फ्रॉडुलेंट हो। अब ऑडिटर की ओपिनियन, हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट और CFS को रिव्यू कर लिया है। इनमें कोई अनट्रू स्टेटमेंट नहीं है और ना ही कुछ ओमिट हुआ है जिससे किसी भी तरीके की मिसलीडिंग हो। ये स्टेटमेंट एंटिटी के अफेयर्स के ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रेजेंट करते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस में हैं। चौथा EMP, ऑडिटर या ऑडिट कमेटी को ICFR और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के सिग्निफिकेंट चेंजेस के बारे में बता दिया गया है। रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो बातें अभी हमने डिस्क्लोज़र वाले पॉइंट में पढ़ी थी, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वही बातें हम नीचे यहाँ पे पढ़ेंगे कि एंटिटी लिस्टेड एंटिटी को सबमिट कराना होता है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू REC विदिन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द क्वार्टर। रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय कंप्लायंस ऑफिसर और CEO ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। ऑडिटर शुड असर्टेन BOD इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट और सेपरेट सेक्शन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी ऑडिटर को देखना चाहिए कि BOD रिपोर्ट जो है वो एनुअल रिपोर्ट में लगी हुई हो या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सेपरेट से सेक्शन हो। मतलब कि या तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस BOD रिपोर्ट के अंदर हो, BOD रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट में हो, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर वो BOD रिपोर्ट में नहीं तो एनुअल रिपोर्ट के किसी सेपरेट सेक्शन में हो। डाटा एंड रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉट टू बी इनकंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर सर्टिफिकेट, वर्क प्रेशर या वर्क ओवरलोड के कारण 2 BOD मीटिंग्स के इंटरवल में काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप हो जाता है और शेयर ट्रांसफ़र जैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स का डिस्कशन टाइमली मैनर में नहीं हो पाता है। इसलिए ये काम डेलीगेट करने के लिए ऑडिट कमेटी सेटअप की गई और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इसका चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि BOD में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के नंबर बहुत ज़्यादा है और इनकी डायरेक्टरशिप भी ज़्यादा नहीं है। पहले ही मीटिंग में चेयरमैन ने स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली रिजल्ट सेंड करना ऑडिट कमेटी की पावर्स में इंक्लूड कर दिया, यानी पहली मीटिंग में चेयरमैन ने वही काम कर दिया जिसके लिए ऑडिट कमेटी को सेटअप किया गया था। मेन बॉडी कहती है कि लिस्टेड एंटिटी शैल ऑब्टेन कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर्स और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इसको ये लोग जो इनको
कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला, इसको डायरेक्टर रिपोर्ट में लोग लगाएंगे। एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, जहाँ पे ये एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जा सकता है इन सर्कमस्टांसिस में। तो कौन कौन से सर्कमस्टांसिस हैं? नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज़ लेस देन 50% ऑफ BOD, qualified and independent audit committee is not set up, chairman of audit committee is not an ID, audit committee not meet 4 times in a year, time gap between 2 board meeting is more than 120 days, director is member of more than 10 committees of or chairman of more than 5 committees. Information of quarterly results neither put on company's website nor sent to stock exchange to enable the stock exchange to put it on its own website. Power of share transfer not delegated. Corporate governance, minimum information to be placed before BOD. इसकी स्टोरी है, जॉइंट वेंचर का क्वार्टरली रिजल्ट उसके जॉइंट वेंचर का क्वार्टरली रिजल्ट उसके एनुअल कैपिटल बजट से डेविएट कर रहा है, जो कि एक मटेरियल डिफ़ॉल्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इस पर चेक रखने के लिए ऑडिट कमेटी ने अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिमांड पेनल्टी नोटिस भेजने पर सहमति जताई है। यानी एनुअल प्लान्स एंड बजट्स, कैपिटल बजट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, डिमांड पेनल्टी नोटिस, एनी मटेरियल डिफ़ॉल्ट, डिटेल्स ऑफ जॉइंट वेंचर। लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट, तो इसमें जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं और मटेरियल सब्सिडरीज़ हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगी, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है और रीअपॉइंटमेंट में। अब किन बातों का ध्यान रखेंगी कि अगर ऑडिटर रिज़ाइन करता है पहले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के एंड के विदिन 45 डेज़, अगर ऑडिटर रिज़ाइन करता है तो रिज़ाइनेशन से पहले ऑडिटर इशू करेगा लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर। और अगर ऑडिटर ने पिछले फर्स्ट 3 क्वार्टर का और लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रखा है तो वो रेजिग्नेशन से पहले इशू करेगा आखिरी लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट आखिरी क्वार्टर का, और प्लस ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। सेक्सुअल हरासमेंट, फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द सेक्शन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एनुअल रिपोर्ट। यानी एनुअल रिपोर्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन में ये बातें इंक्लूड होंगी क्या कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नंबर ऑफ कंप्लेंट डिस्पोज्ड ऑफ, and the number of complaints still pending as on end of financial year regarding sexual harassments. POSH Act offers protection to all the women, be it employees or contract staff or any other women who are associated with the company in any other capacity, including service providers, vendors, Subsidiary of listed entity. लिस्टेड एंटिटी की अगर कोई अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है तो उसमें कम से कम एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए लिस्टेड एंटिटी का। ऑडिट कमेटी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी और उसमें देखेगी कि फाइनेंशियल सब्सिडरी ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लिस्टेड एंटिटी की बोर्ड मीटिंग में अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स भी देखे जाएंगे। जब भी कोई अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करेगी या किसी अरेंजमेंट में एंटर होगी जिसमें कि जिसका टोटल रिवेन्यू 10% से एक्सीड कर रहा हो, या फिर टोटल एक्सपेंस के 10% से, टोटल लायबिलिटीज़ या टोटल एसेट्स के 10% से एक्सीड कर रहा हो सब्सिडरी के, तो उस सब्सिडरी का अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी का जो मैनेजमेंट है वो ये बात लिस्टेड एंटिटी के BOD को बताएगा। कंपनी एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी जिससे ये पता चल सके कि मटेरियल सब्सिडरी कौन कौन सी हैं। वैसे देखा जाए तो सब्सिडरी को मटेरियल कंसीडर किया जाएगा अगर सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है वो 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड नेटवर्थ से ज़्यादा हो रही है, या फिर सब्सिडरी जनरेट करती है 20% और मोर ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम। लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडरीज के 50% से ज़्यादा शेयर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती है। मतलब कि जो लिस्टेड एंटिटी है वो मटेरियल सब्सिडरी के शेयर इस तरीके से नहीं बेच सकती है कि उस लिस्टेड एंटिटी का जो शेयर होल्डिंग है वो मटेरियल सब्सिडरी में 50% से कम हो जाए। अगर उसको ऐसा करना है तो उसके लिए उसको SR पास करना पड़ेगा।
बट अगर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर रखा है या उन्होंने कोर्ट या ट्रिब्यूनल से परमिशन ले रखी है तो उन्हें ऐसा की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग, डिस्पोजिंग और लीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ मटेरियल सब्सिडरी, अगर वो एग्रीगेट बेसिस पे देखा जाए कि मतलब साल में अगर 5%, 6%, 7% करके अगर एग्रीगेट बेसिस पर अगर 20% से ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए प्राइवेट अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी ऐसा पास करवाना पड़ेगा। बट वही अगेन अगर उसने एलिसेंटेड कोर्ट या ट्रिब्यूनल से परमिशन ले रखी है तो उन्हें ऐसा पास करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो मटेरियल सब्सिडरी के एसेट्स है उनको लीज करना, डिस्पोज करना, सेल करते हैं, अगर वो एग्रीगेट बेसिस पे तो 20% से ज़्यादा तो एसआर चाहिए। बट अगर परमिशन ले रखी है ऑलरेडी कोर्ट या ट्रिब्यूनल से तो एसआर की ज़रूरत नहीं है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को एस्टेब्लिश करेंगी फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ स्टेक शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। बीओडी है वो डिसाइड करेगा कि कमेटी में मेंबर कौन कौन सा होगा, लेकिन जो चेयर पर्सन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही हो सकता है। और ये कौन कौन से ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करेंगी, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, नॉन रिसीट ऑफ बैलेंस शीट, नॉन रिसीट ऑफ डिविडेंड्स एक्सेट्रा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को भी बोर्ड कंस्टिट्यूट करेगा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की तरह। और अगर बोर्ड कंस्टिट्यूट कर रहा है तो बोर्ड ही बताएगा उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे वो बोर्ड मेंबर्स ही होंगे, मेजॉरिटी वाले। और जो चेयरपर्सन कौन रहेगा, या तो वो बोर्ड का मेंबर होना चाहिए, अगर वो बोर्ड का मेंबर नहीं है तो कोई भी सीनियर एग्जीक्यूटिव चलेगा, जैसे CEO, CFO टाइप में। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वाला ये जो प्रोविज़न है ये टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, इसको भी अगेन BOD कंस्टिट्यूट करेगा। इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और प्लस उनमें से आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने चाहिए। चेयरपर्सन है वो कौन होगा, चेयरपर्सन कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चलेगा और वो AGM में भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन लिस्टेड एंटिटी का जो चेयरपर्सन है वो इसका चेयरमैन नहीं बन सकता है, वो सिर्फ मेंबर ही बन सकता है।